सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ बीएमसी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक सर्किट्स के ऊपर थियरी देखी, बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। तो उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और आगे भी पूछे जाने के चांसेस है। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली आ जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग फ्रॉम अ मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक लाइंस आती है मैग्नेट से बाहर, तो उसका प्रॉपर्टी या फिर वो कैसी दिखती है, तो यही इन्होंने पूछा है एग्जाम में। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। द इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक तो ये जाती नहीं है। इंटरसेक्ट विद इन द मैग्नेट, तो जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये इंटरसेक्ट वाले ऑप्शन तो रॉन्ग है टोटली। कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, करेक्ट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। एंड कैंसल एट पोल फेसेस, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी मोर सुटेबल ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई में ईयर 2014 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बीएच कर्व ऑफ डैश विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमने बीएच कर्व देखा था एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए और एक मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो स्टार्टिंग में हमने जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था उसमें क्या क्या था, तो उसमें था एयर, वुड, कॉपर, एल्यूमिनियम, करेक्ट। तो उसमें जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है जो ओरिजिन से पास होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। एयर में से जो हमें बीएच कर्व मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो जब भी हम एच की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एच कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, एच लिखते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो बी लिखते हैं यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो हम लोग लिखते हैं वाई एक्सिस पे। तो जितने अमाउंट से हम एच इंक्रीज करेंगे उतने ही अमाउंट से जो बी का वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। तो इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपको वुड दिया रहेगा, एल्यूमिनियम दिया रहेगा, कॉपर दिया रहेगा तो ये ऑप्शंस भी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन इज द हिस्टेरिसिस इज अ फिनोमेना इन द मैग्नेटिक सर्किट बाय विच डैश। तो हिस्टेरिसिस लूप हमने देखा था, तो उसमें क्या होता है, तो हमने देखा था जो हिस्टेरिसिस लूप का जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है ये हमने बीएच कर्व मिला था कुछ ऐसा जो सैचुरेट होता है आगे। फिर हमने अगर एच का वैल्यू डिक्रीज किया तो ये कर्व हमें कुछ ऐसा मिलता है, यानी कि एच का वैल्यू अगर हमने 0 भी कर दिया फिर भी वहां पे बी का वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, करेक्ट। ये होता है बी का वैल्यू समथिंग, ये होता है रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बी का वैल्यू है वो एच से लैग करता है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी लैग्स बिहाइंड द एच। एच लैग नहीं करता है, बी लैग करता है, यानी कि जब भी एच का वैल्यू 0 होगा फिर भी बी में कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक मटेरियल की कि वो फ्लक्स डेंसिटी है वो खुद में स्टोर करके रखती है, तो उसे हम लोग रिटेंटिविटी भी कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग अ करंट इन द अपोजिट डायरेक्शंस विल एक्सर्ट ऑन ईच अदर विच टाइप ऑफ फोर्स। इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें, तो कौन सा टाइप का फोर्स लगेगा अगर 2 पैरेलल कंडक्टर्स है और दोनों में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 पैरेलल कंडक्टर्स है, उसमें से एक में करंट डायरेक्शन है वो टॉप साइड पे मान लेते हैं और दूसरे में हम लोग बॉटम साइड पे मान लेते हैं। तो अगर कोई भी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बाय डिफॉल्ट जनरेट होगी। कोई भी केस हो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगी होगी। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करेंगे। अगर थंब करंट डायरेक्शन दिखा रहा है तो ये जो 4 फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। तो अभी हम लोग ये ड्रॉ कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। तो अगर थंब टॉप डायरेक्शन में है तो कर्ल जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। और सिमिलर जो दूसरा कंडक्टर है उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप राइट हैंड ग्रिप रूल से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं करंट लिख लेता हूँ। ये करंट है I1 और ये करंट है I2 जो कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की है। तो इसमें फाई लिख लेता हूँ, φ1 एंड φ2। तो आपको समझ में आ जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है।
तो आप यहाँ पे सेंटर में देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ दिस कंडक्टर, दोनों कंडक्टर की वजह से ये जो बीच वाला सेंटर वाला जो पोर्शन है दोनों कंडक्टर्स के बीच में, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस आउटर पोर्शन। तो हमें पता ही है कि कौन सा भी जो फोर्स है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर लगता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ बीच में सेंटर में जो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा है। तो जो फोर्स है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर लगेगा, यानी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी वहां से जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी उस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो फोर्स है ये सेंटर से बाहर की ओर लगेगा, तो जिसके वजह से हमें जो रिपल्सिव फोर्स है वो मिलेगा, यानी कि दोनों जो कंडक्टर्स है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे अगर दोनों में से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो कंडक्टर्स है वो ड्रॉ करेंगे, उसके बाद करंट डायरेक्शन देखेंगे, फिर राइट हैंड ग्रिप रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा है वो फाइंड आउट करेंगे, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है वहां से जहां पे कम है उस साइड पे हम लोग फोर्स है वो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि जिस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है वहां से कम मैग्नेटिक फील्ड की ओर फोर्स लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसलिए दोनों में रिपेल यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है वहां से मैग्नेटिक फील्ड कम है उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ डैश। तो मैंने कहा था लेक्चर में टेस्ला किसका यूनिट होता है, तो टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया, यानी कि फाई अपॉन एरिया। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम उसे टेस्ला भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपेयरिंग अ मैग्नेटिक सर्किट विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इक्विवेलेंट फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो हमने देखा था लेक्चर में कंपैरिजन इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है। तो जैसे फ्लक्स होता है मैग्नेटिक सर्किट में वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है। तो इसलिए हम लोग करंट का ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन सी करंट इन द लाइन इज अ करेक्ट आंसर। जो फ्लक्स है वो एक्चुअल में फ्लो नहीं होता, वो सेटअप होता है। जैसे करंट होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस है वो एयर से भी पास होते हैं, लेकिन जो करंट है वो एयर से पास नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंस है मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक करंट में, लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जेईई में ईयर 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ डैश। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई में ईयर 2017 में। तो हमने देखे थे कि मैग्नेट्स होते हैं वो टोटल दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज परमानेंट मैग्नेट एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो हार्ड मटेरियल से बनते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो हम लोग सॉफ्ट आयन कोर से बनाते हैं। तो सॉफ्ट आयन कोर करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोनों में सॉफ्ट आयन कोर है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सिर्फ आयन कोर का होना जरूरी नहीं होता, उसके साथ साथ हमें कॉइल भी लगती है जो हम जो पर्टिकुलर कोर है उसके ऊपर वाउंड करते हैं और उसमें से जो करंट है वो पास करते हैं। तो ऑप्शन बी इज अ मोर सुटेबल ऑप्शन, सॉफ्ट आयन कोर विद द करंट पासिंग अराउंड इट। तो जो कोर है उसके ऊपर हम लोग वायर है जो वो वाउंड करेंगे और उसमें से जो करंट है वो पास करेंगे, जिसके बाद वो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 0.95, देन द मटेरियल इज। तो परमेबिलिटी से आपको पता होना चाहिए कि वो मटेरियल है वो कौन से टाइप का मटेरियल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जेईई में ईयर 2017 में। तो हमने एक टेबल देखा था, तो आप यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हो परमेबिलिटी, जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। तो इन्होंने क्या कहा है 0.95। तो हम लोग देखेंगे तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा कि डायमैग्नेट। डायमैग्नेट में जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो पॉजिटिव होती है एंड इट इज लेस देन 1। तो इसलिए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, डायमैग्नेट। मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूं पॉजिटिव एंड लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज। तो यहाँ पे सेम चार्ट अगर आपने देखा होगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई में ईयर 2017 में। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये टेबल है वो समझ लेना अच्छे से, अगर आप कंपेयर करके ध्यान में रखोगे तो इजीली आपको क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो इन्हें कहा है स्मॉल एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 1। तो हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे लेस देन द यूनिटी नहीं होता है, वो होता है डायमैग्नेट का इक्वल टू यूनिटी, यस। तो ऑप्शन भी हमें मिल गया। ग्रेटर देन यूनिटी होता है फेरोमैग्नेट का, यहाँ पे देख सकते हो वेरी लार्ज हमने लिखा है। तो इसलिए ऑप्शन
बी इज अ करेक्ट आंसर, इक्वल टू यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक सर्किट डिपेंड्स अपॉन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जेईई में ईयर 2017 में। तो रिलक्टेंस क्या होता है? तो रिलक्टेंस हमने देखा था जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक मटेरियल की जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? सो रिलक्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए, यानी कि लेंथ, उसके बाद ए होता है एरिया एंड म्यू जो होता है वो होता है परमेबिलिटी। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये होता है यानी कि कौन से मटेरियल से वो बना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देन बी लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, तो ये भी करेक्ट है, लेंथ भी होता है। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल, तो ये भी करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो परफेक्ट है। नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कौन से टाइप से बना है, तो उससे भी रिलक्टेंस है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मटेरियल विच इज स्लाइटली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया एसएससी जेईई में ईयर 2017 में। तो अगर जिन्होंने ये टेबल अच्छे से देखा होगा, और मैंने कहा भी था, मैंने टेबल में मार्क करके नहीं लिखा है लेकिन मैंने एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि ये जो पोर्शन है, ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है, डायमैग्नेट एंड मैग्नेटाइजेशन अंडर मैग्नेटिक फील्ड। तो डायमैग्नेट के केस में जो मैग्नेटाइजेशन होता है फील्ड के अंदर वो वीकली मैग्नेटाइज होता है, लेकिन इट इज अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इट इज अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, जिसके वजह से मैंने कहा भी था कि जो डायमैग्नेट है वो रिपेल भी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। पैरामैग्नेट के केस में सेम होता है, यानी कि अलोंग द अप्लाइड फील्ड होता है, जो कोई भी मैग्नेटाइजेशन होता है तो वहां पे रिपल्शन हमें वहां पे नहीं मिलता है, लेकिन जो डायमैग्नेट के केस में हमें वो रिपल्शन भी दिखाई देता है। तो इसलिए ऑप्शन डायमैग्नेट जो है वो करेक्ट आंसर होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखना, अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड एंड अलोंग द अप्लाइड फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ 800 एम्पियर टर्न पर मीटर विल प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ डैश इन एयर। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है पीएसपीसीएल जेईई में ईयर 2019 में। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले गिवन क्या क्या है और हमें क्या क्या पूछा है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, एच, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स दोनों एक ही है। तो एच इन्होंने दिया है 800 एम्पियर टर्न पर मीटर। एम्पियर टर्न पर मीटर क्यों? क्योंकि एच का जो फॉर्मूला है वो होता है एमएमएफ अपॉन लेंथ। तो एमएमएफ को होता है एम्पियर टर्न और लेंथ होते हैं हम लोग मीटर में लिख सकते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, प्रोड्यूस ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने फॉर्मूला दिया था B इज इक्वल टू म्यू एच होता है, करेक्ट। तो जो म्यू है वो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है म्यू नॉट और एक होता है म्यू आर मल्टीप्लाई बाय एच। तो जो म्यू आर होता है वो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो इन्होंने क्या दिया है, इन एयर पूछा है, करेक्ट। तो एयर में जो मैंने कहा था जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है इज इक्वल टू 1 होती है फॉर एयर। तो हमारा जो अभी फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा म्यू नॉट इंटू एच। तो जो म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो मैंने लिख के भी दिया था, वो फिक्स रहता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर, या फिर उसे हम लोग 1.25 इंटू 10 टू द पावर -6 भी लिख सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर सेम होगा। पाई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये फॉर्मूला मिलता है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं 1.25 इंटू 10 टू द पावर -6, एंड जो h का वैल्यू है वो होता है 800। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 800 को 1.25 से तो हमें मिलता है 1000, यानी कि 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। तो आपको फाइनल आंसर भी मिल जाएगा 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -6 का हमें मिलेगा 1 मिली, यानी कि 10 टू द पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का आंसर। तो हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ए और बी में ध्यान से टिक करना क्योंकि यहाँ पे वेबर है और ऑप्शन बी में मिली वेबर है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन भी टिक करते वक्त ध्यान से करना, एग्जाम में कभी कभी गलती हो जाती है और ऑप्शन आप आंसर सही से निकालोगे लेकिन टिक करते वक्त गलत आंसर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू पैरेलल कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो अभी हमने क्वेश्चन देखा था वो अपोजिट डायरेक्शन में था, तो सिमिलर टाइप से ये सेम डायरेक्शन में इन्होंने पूछा है। तो इसमें से भी फोर्स है वो कौन से टाइप का लगेगा, तो वापस से एक बार मैं बता देता हूं। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
वो इस बार क्या होगी, तो अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, करेक्ट, तो अभी क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी ये डायरेक्शन में है और जो राइट साइड का कंडक्टर है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिसके वजह से जो सेंटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगी। अगर करंट का वैल्यू सेम है तो ऑलमोस्ट जीरो मिलेगी, जिसके वजह से यहाँ का जो फोर्स है वो कम रहेगा और यहाँ का जो फोर्स है वो ज्यादा रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटर एरिया में ज्यादा रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड जो इनर साइड में है यानी कि दोनों कंडक्टर के बीच में वो कम लगेगी, जिसके वजह से जो फोर्स है वो हमें बाहर से अंदर की ओर मिलेगा, जो फोर्स है वो बाहर से अंदर की ओर मिलेगा। तो जिसके वजह से ये दोनों कंडक्टर है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अट्रैक्शन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देयर इज अ रिपेलिंग फोर्स नहीं, द फोर्स इंक्रीजेस व्हेन द करंट इज डिक्रीज, ये भी नहीं, देयर इज एन अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन द कंडक्टर्स, करेक्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो आपको बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करता है, तो ये ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप ड्रॉ कर लोगे करंट और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड ग्रिप रूल से अगर आप ड्रॉ करोगे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है वो डायरेक्शन से जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम है उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द परमियंस इन एच ऑफ अ कॉइल व्हेन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज 50 वेबर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस एमएमएफ इज 25 एम्पियर टर्न्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई में ईयर 2018 में। तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो सकता है। व्हेन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज 50 वेबर, तो जो फ्लक्स है जिसे हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू है 50 वेबर और यहाँ पे क्या दिया है, एमएमएफ दिया है, तो एमएमएफ भी लिख लेते हैं। क्या होता है, एमएमएफ इज इक्वल टू 25 एम्पियर टर्न। तो हमें परमियंस पूछा है, तो फ्लक्स और एमएमएफ ये यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला पता है जो होता है रिलक्टेंस का। तो रिलक्टेंस क्या होता है, एमएमएफ अपॉन फाई, करेक्ट। और जो परमियंस, तो रिलक्टेंस में क्या होता है, इट इज अपोजिशन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, और जो परमियंस होता है वो क्या करता है, इनवर्स ऑफ द रिलक्टेंस। तो 1 अपॉन अगर हम रिलक्टेंस करेंगे तो हमें मिलेगा फाई अपॉन एमएमएफ, जिसका वैल्यू होता है पी यानी कि परमियंस। तो ये आप ध्यान में रख लेना अगर चाहिए तो। हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फाई का वैल्यू कितना दिया है 50 एंड एमएमएफ का वैल्यू दिया है 25, तो इसलिए ऑप्शन आएगा 2। तो जो परमियंस का वैल्यू है वो होगा 2 हेनरी, तो इसलिए ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास तो दो ही आंसर्स है, 50 एंड 25, दो ही गिवन क्वांटिटीज है 50 और 25। तो इससे आप कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट या एडिशन करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन का कुछ भी आइडिया नहीं रहेगा और आपको अगर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है एग्जाम में, तो वहां पे आप कर सकते हो। 50 माइनस 25 तो वो तो ऑप्शन के आसपास भी नहीं है, किधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी नहीं रहेगा। फिर अगर आप बोलोगे कि 25/50 करोगे तो भी आपके पास 1/2 ये ऑप्शन दिया गिवन नहीं है। लेकिन अगर आप 50/20 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, तो इसलिए ये ऑप्शन के आसपास है। तो ऐसा भी आप कभी कभी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है और वहां पे आपके पास दूसरा कोई भी अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद आ रहा है, तभी आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके जो ऑप्शन है वो टिक कर सकते हो। लेकिन हर बार ये मत करना, कभी कभी स्क्वायर टाइम्स वगैरह भी होता है तो आपका आंसर चेंज हो सकता है। लेकिन आप अगर रिस्क लेना है तो ये ऑप्शन ऐसे टिक कर सकते हो। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। इफ द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज लेस देन 0 देन द मटेरियल इज डैश। तो ये भी हमने टेबल में डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हो लेस देन 0 यानी कि जो निगेटिव है वैल्यू, तो आप टेबल में देख सकते हो जो डायमैग्नेट का जो ससेप्टेबिलिटी है वो हमें स्मॉल एंड नेगेटिव मिलता है, तो इसलिए डायमैग्नेट करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई में ईयर 2018 में। तो आप समझ लेना कि ये जो टेबल है ये हर एक पॉइंट से आपको एक एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन आपके सिर्फ ये एक टेबल से ही इजीली आप टिक करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई में। तो हमने देखा था डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये देखो वापस से आ गया ये टेबल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में कौन से होते हैं, Na यानी कि सोडियम, Ca यानी कि कैल्शियम, एंड जो एल्यूमिनियम है Al। तो इसलिए ऑप्शन एल्यूमिनियम है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। जो निकेल है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो निकेल है वो फेरोमैग्नेट होता है,
जो लीड है वो पैरामैग्नेट होता है और जो एल्यूमिनियम है वो डायमैग्नेट होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज डैश। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है? एमएमएफ होता है। एमएमएफ क्या होता है? एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स एंड मल्टीप्लाई बाय उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है। अगर एक वाइंडिंग है तो उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्न्स है और वो टर्न्स में से कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो इसलिए एन का होगा टर्न्स एंड आई का एम्पियर, तो इसलिए एम्पियर टर्न इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ गिवन वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द एयर गैप will be much greater than the required for iron part of the magnetic circuit because। तो इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ क्या है। तो इन्होंने कहा है कि फ्लक्स डेवलप करने के लिए जो हमें एम्पियर टर्न्स लगता है यानी कि एमएमएफ जो लगता है वो एयर में ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू द आयरन पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर एक मैग्नेटिक सर्किट है उसमें आयरन पार्ट है तो वहां पे जो फ्लक्स लगता है दोनों में अगर हमें सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लो करना है तो जो एमएमएफ हमें लगता है यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स वो एयर के लिए ज्यादा लगता है, एयर गैप के लिए, और जो आयरन पार्ट है वहां के लिए हमें कम लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? एयर के लिए हमें जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो क्यों ज्यादा लगता है? तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज आयरन हैज अ लोएस्ट परमेबिलिटी। तो ऐसा होता है क्या? परमेबिलिटी यानी कि जो अलाउ करता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो अगर उसका लो परमेबिलिटी होगा तो एम्पियर टर्न हमें वहां पे ज्यादा लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए तो रॉन्ग आंसर होगा। आयरन के लिए हमें हाईएस्ट परमेबिलिटी होती है वहां पे। एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा होता है का नहीं? एयर में अगर गुड कंडक्टर होता मैग्नेटिक फ्लक्स का तो हमें कम एमएमएफ पे भी वो इजीली काम कर सकता था, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस गलत है। ऑप्शन सी एयर हैज द लोएस्ट रिलेटिव परमेबिलिटी, तो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें परमेबिलिटी कम होती है जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होने में हमें दिक्कत होती है, जिसके लिए हमें जो एमएमएफ जो लगता है यानी कि एम्पियर टर्न वो ज्यादा लगता है। तो मैंने जो बीएच कर्व है वो आपको ड्रॉ करते वक्त बताया था, उसमें नोट करके भी दिया था। यहाँ पे होता है एच, यहाँ पे होता है बी। तो बिकॉज ऑफ एयर की वजह से जो हमें एमएमएफ लगता है वो बहुत ही ज्यादा लगता है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप देख लेना, वहां पे जो मैंने 2 नोट पॉइंट लिख के दिए थे आपको, उसमें एक था कि एयर में जो हमें एमएमएफ लगता है सेम फ्लक्स डेवलप करने के लिए वो ज्यादा लगता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इन द सीजीएस सिस्टम इज डैश। तो परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस यानी कि म्यू नॉट की जो वैल्यू है, तो मैंने कहा था जो एसआई यूनिट होता है वहां पे जो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 या फिर 1.25 इंटू 10 टू द पावर -7। और सीजीएस सिस्टम में जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो ये ध्यान रखना, सीजीएस सिस्टम में अलग होता है और एसआई यूनिट में जो होता है वो अलग होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर 1 हमें सीजीएस सिस्टम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिलक्टेंस इज। तो ये भी क्वेश्चन है डीएसएसएसबी जेई में ईयर 2019 में। तो रेसिप्रोकल ऑफ द रिलक्टेंस, तो आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है, या तो परमेबिलिटी या फिर परमियंस। तो ये जैसे मैंने कहा था जो परमियंस होता है वो होता है परमियंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रिलक्टेंस, और जो परमेबिलिटी होता है वो होता है 1 अपॉन रिलेक्टिविटी। तो रिलेक्टिविटी रिलक्टेंस अलग अलग होता है, परमेबिलिटी और परमियंस अलग अलग होता है। जो परमियंस है उसका जो यूनिट होता है, परमियंस उसका जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी, और जो परमेबिलिटी होता है परमेबिलिटी का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी पर मीटर। तो जो परमियंस है वो हम पी से डिफाइन करते हैं और जो परमेबिलिटी होता है वो हम लोग म्यू से डिफाइन करते हैं, तो दोनों अलग अलग है। आप थोड़ा सिमिलर साउंड करते हो उससे भी आप ध्यान में रख सकते हो। रिलक्टेंस तो होगा परमियंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज परमियंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टिविटी इज अ परमेबिलिटी। तो ये सिमिलर साउंड करते हैं तो उससे भी आप ध्यान में रख सकते हो। एक होता है डायरेक्टली हेनरी का यूनिट और एक होता है हेनरी पर मीटर। तो और एक है हेनरी से रिलेटेड, तो जो अपना इंडक्टर होता है, इंडक्टर उसका भी जो यूनिट होता है वो हम हेनरी ही लिखते हैं, और जो परमियंस का यूनिट है वो भी हेनरी होता है। तो ये भी ध्यान रखना, वो भी कंफ्यूज मत होना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स 100 माइक्रोवेबर इन द एयर गैप ऑफ लेंथ 0.2 mm एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 cm², द एमएमएफ रिक्वायर्ड इज डैश।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है DSSSB जेई में ईयर 2019 में। तो जो सम है न्यूमेरिकल है वो आपको ऐसे ही देंगे जो आप इजीली मैनुअल कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, आपको कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं होगी। तो क्वेश्चन देख के डरना मत, जो सबसे पहले गिवन ऑप्शन है वो लिख लेना, जो कुछ भी वैल्यू आपके पास दिया है। तो मैं एक एक करके लिख लेता हूँ और आपको बता दो कि अप्रोच उसका कैसे रखना है। तो प्रोड्यूस फ्लक्स इन्होंने दिया है, तो फ्लक्स का यूनिट है वेबर, तो फ्लक्स लिख लेते हैं। फ्लक्स होता है गिवन है 100 माइक्रोवेबर। उसके बाद उन्होंने दिया है एयर गैप लेंथ, तो लेंथ भी लिख लेता हूँ, L इज इक्वल टू 0.2 mm। तो जो यूनिट है वो हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए मैं अभी कन्वर्ट करके लेता हूँ 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। उसके बाद क्या दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया है इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर स्क्वायर में, तो ये आपको मिलेगा 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो जो कुछ भी लेंथ और एरिया का जो यूनिट है वो हम मीटर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें एमएमएफ फाइंड आउट करना है, तो हम एमएमएफ लिख लेते हैं। क्या होता है, एमएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, फाई मल्टीप्लाई बाय रिलक्टेंस। तो ये हमने देखा था, रिलक्टेंस मल्टीप्लाई बाय फाई अगर आप करोगे तो हमें एमएमएफ ड्रॉप है वो मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स का जो वैल्यू है यानी कि फाई वो तो अवेलेबल है। रिलक्टेंस के लिए हमें क्या लगेगा, रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू L अपॉन म्यू ए। तो L हमारे पास प्रेजेंट है, A हमारे पास प्रेजेंट है, और जो म्यू का वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्होंने एयर गैप में पूछा है ना, इन एन एयर गैप, तो एयर गैप का जो हमें है वो म्यू R का वैल्यू तो हमें मिल जाएगा और म्यू नॉट का वैल्यू तो है वो फिक्स रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे वापस एक बार लिख लेता हूँ L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। जो म्यू नॉट का वैल्यू है वो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। तो हम लोग पाई के टर्म्स में इसको यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो पाई के फॉर्म में है, तो हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग 4 पाई जो वाला ऑप्शन है वो हम लोग यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाई मल्टीप्लाई बाय जो रिलक्टेंस का फॉर्मूला है L अपॉन म्यू ए, तो L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर मल्टीप्लाई बाय ए। तो जो म्यू आर का वैल्यू है वो 1 है, तो इसलिए मैं वो नहीं लिखता हूँ, तो इसलिए 100 फाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 100 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाय जो L का वैल्यू है क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाय म्यू आर का वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय एरिया का वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -4। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, ये 0.2 और ये 100 को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा ऊपर 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 4 पाई को मैं एज इट इज रखता हूँ 4 पाई इंटू ये जो 10 टू द पावर 7 एंड 10 टू द पावर -4 है, इसको मिलेगा हमें 10 टू द पावर -11। तो ये जो 4 है इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, इससे मिलेगा हमें 5 एंड जो 10 टू द पावर -11 है वो ऊपर जाके होगा 10 टू द पावर +11, यानी कि हमें ऊपर मिलेगा न्यूमरेटर में 5 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पाई। तो इसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा एमएमएफ इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय पाई। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कहीं भी हमें जो कैलकुलेटर है उसकी जरूरत नहीं पड़ी। आपको अगर आपको ये वैल्यू पता है, फॉर्मूला पता है, अगर आपको म्यू नॉट का वैल्यू पता है, म्यू आर का वैल्यू पता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन देख के डरना मत, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये टॉपिक से, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करते आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है पुणे मेट्रो में, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही पूछा गया है। इन केस ऑफ द सीरीज मैग्नेटिक सर्किट द टोटल फील्ड स्ट्रेंथ इज डैश द एम्पियर टर्न ऑफ एयर एंड द एम्पियर टर्न ऑफ आयन। तो इन्होंने पूछा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में जो एरिया, जो एयर का जो एम्पियर टर्न होता है और जो आयन का जो एम्पियर टर्न होता है, तो उसमें रिलेशन क्या होते हैं। तो डिफरेंस होता है क्या दोनों के बीच में, नहीं, इट इज अ सम होता है। तो हमने देखा था जो टोटल एमएमएफ रिक्वायर्ड होता है इज इक्वल टू सम ऑफ द एमएमएफ ड्रॉप ऑफ ईच पार्ट, सम ऑफ एमएमएफ ड्रॉप ऑफ ईच पार्ट। तो ईच पार्ट यानी कि एयर का भी और आयन का भी, तो इसलिए दोनों में सम होगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म डज नॉट अकर इन डैश। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है DFCCIL में ईयर 2021 में, यानी कि लास्ट ईयर ही।
तो अगर आपने टेबल अच्छे से देखा होगा तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फेरोमैग्नेट के केस में तीनों ही ऑप्शन दिए हैं हमें, NiCO एंड Fe, यानी कि निकेल, कोबाल्ट और आयरन। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन प्रेजेंट है। एक ऑप्शन गलत है यहाँ पे, जो है ऑप्शन सी, कॉपर। तो Cu यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, जो फेरोमैग्नेटिज्म में नहीं है, वो होता है डायमैग्नेट के केस में। एल्यूमिनियम और जो कॉपर है वो डायमैग्नेट्स होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट द टोटल एम्पियर टर्न इज इक्वल टू डैश। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है PSPCL JEE में ईयर 2018 में। तो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में और जो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, वहां पे दोनों में जो कोई भी पार्ट का जो एम्पियर टर्न्स होता है उसे हम लोग एडिशन ही करते हैं। तो इसलिए जो सम का जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। इट इज एम्पियर टर्न ऑफ ओनली ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट, ये नहीं है, लॉन्गेस्ट पार्ट नहीं है, डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, सम ऑफ एम्पियर टर्न ऑफ द ईच पार्ट। तो सीरीज में भी सेम होता है, पैरेलल में भी सेम होता है, तो हर एक पार्ट का जो एम्पियर टर्न है उसका हम लोग एडिशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट इज इक्विवेलेंट टू द डैश द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का इक्विवेलेंट क्या होता है? तो वो होता है करंट। तो ये भी हमने डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले। तो मतलब क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट रिपीट करते हैं, सिर्फ थोड़ा जो फ्रेमिंग है उसे हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्लक्स होता है वो इक्विवेलेंट टू द करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीकेज फैक्टर इन द मैग्नेटिक सर्किट इज डिफाइंड एज डैश। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है PSPCL में ईयर 2018 में। तो लीकेज फैक्टर हमने देखा था क्या होता है, आपको एक बार फिर से बता देता हूं। लीकेज फैक्टर होता है टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स। तो ये दोनों का रेशियो होता है, जिसे हम लोग phi डिवाइडेड बाय phi g से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो जो आयन पार्ट में जो फ्लक्स होता है वो होता है phi, ये होता है आयन पार्ट का, और जो phi g होता है ये एयर गैप का होता है। तो गैप के वजह से इन्होंने g लिखा है यहाँ पे phi g। तो इसलिए ऑप्शन देख लेते क्या है, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, टोटल फ्लक्स बाय यूजफुल फ्लक्स। तो ये ध्यान रखना। तो सेम क्वेश्चन से रिलेटेड एक अलग फॉर्म में इन्होंने पूछा है, अ मैग्नेटिक सर्किट कैरीज अ फ्लक्स phi I इन द आयन पार्ट एंड द फ्लक्स phi g इन द एयर गैप, देन द लीकेज कोएफिशिएंट इज डैश। तो इन्होंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, वहां पे इन्होंने वर्ड्स में दिखा था, अभी यहाँ पे आपको ये दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है डायरेक्टली। तो ये वापस से एक बार देख लेते हैं। तो ये होता है रेशियो phi I अपन phi g। तो phi I phi g है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आपको कंफ्यूजन के लिए ये भी दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इसका वैल्यू होता है 1.15 टू 1.25। तो इसलिए आयन पार्ट का जो वैल्यू है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द एयर गैप का जो फ्लक्स होता है। तो इसलिए इससे भी ध्यान रख सकते हो कि न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। When the current through the coil of an electromagnet reverses। तो अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो कॉइल है उसका अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट किया, रिवर्स कर दिया, तो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड एक्सपांड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपांशन तो नहीं होता है अगर हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्सेस, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स भी नहीं होती क्योंकि करंट तो वहां पे प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी ऑब्वियसली। ऑप्शन सी इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस। तो अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस में पूछा है। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट किस में रहता है? तो ये होता है परमानेंट मैग्नेट के केस में। परमानेंट मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कम या ज्यादा भी नहीं कर सकते, और जिसका डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं कर सकते। यानी कि नॉर्थ पोल है वो हमेशा नॉर्थ ही रहेगा, साउथ है वो हमेशा साउथ के लिए ही रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो पोल्स है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दी तो जो पोल्स है वो भी ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये भी प्रीवियसली आज क्वेश्चन है SSC JEE में ईयर 2015 में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने टेबल कहा था अगर आपने देख लिया होगा अच्छे से तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हो जैसे मैंने बताया था लेक्चर में, तो जिसके वजह से आप ध्यान में रख सकते हो और आपके क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो आपको ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल जाएगा। तो ये लेक्चर ध्यान रखना, कोई भी भूलना मत। इसका यूज हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना।
टेलीग्राम का ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ।